As you know, today's topic is damped harmonic oscillator, यानी कि अवमंदी दोलक। हम लोग पहले ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, यानी F इक्वल टू माइनस गामा भी पढ़ा। उसके बाद हमने जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन थी उसमें इंक्लूड किया और हमने अचीव करी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व भी किया। सॉल्व करने के बाद 3 केसेस आए, के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, के इक्वल टू ओमेगा नॉट, के लेस देन ओमेगा नॉट। जहाँ पे के को आप डैम्पिंग कांस्टेंट के रूप में जानते हैं, ओमेगा नॉट को नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जानते हैं। इसके अलावा हमने जाना डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। जो 3 केसेस हैं, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड केसेस, उनमें हमने ये भी देखा कि उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जो हमारा अंडर डैम्प्ड केस है उसके सॉल्यूशन को हमने बारीकी से स्टडी किया था और उसका जो एम्पलीट्यूड कर्व था उसको भी देखा था। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहाने रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ना के बराबर आनी है। ये जो हमारी समरी है, जैसा कि हमने कहा है कि हर चैप्टर की आप समरी बना लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप कवर हो जाएंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन कंसीडर किया है उसमें पहले आप सुन लें कि हमने सिंपली ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम लिए हैं। सिंपल पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर चैप्टर पढ़ने के बाद ऑप्शन वाइज कैसे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर जनरली, नंबर 1 फ्री ऑसिलेशंस, दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तीसरा फोर्स्ड ऑसिलेशंस, चौथा नन ऑफ दीज। आप अच्छे से जानते हो कि फ्री ऑसिलेशंस ना सिंपल पेंडुलम के होते हैं ना कंपाउंड पेंडुलम के होते हैं। तो इसका सही आंसर ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप फ्री ऑसिलेशंस ही टिक करेंगे, ये ध्यान रहे। तो पहला क्वेश्चन बेसिक था, मैंने सिंपल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में तो आप फ्री ऑसिलेशन, फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं मानेंगे, आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे, बल्कि वो अंडर डैम्प्ड केस वाला है, स्पेसिफिकली अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। इन ए डैम्प्ड ऑसिलेटर द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेस्ड रिटर्न्स टू इट्स मीन पोजीशन विदाउट परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस, देन द मोशन इज कॉल्ड। मतलब हमने ऑसिलेशन कराए, किनारे गया और तेजी से बीच में आ गया। जब बीच में तेजी से लौटता है और उसके बाद ऑसिलेशंस नहीं होते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, के जहां पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, याद रहे डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। दूसरा केस होता है के इक्वल टू ओमेगा नॉट, तीसरा होता है के लेस देन ओमेगा नॉट। ये अंडर डैम्प्ड केस है, ये क्रिटिकली डैम्प्ड केस है, ये ओवर डैम्प्ड केस है। अगर क्विकली लौट आता है, ऑसिलेशंस नहीं मेंटेन होते हैं, इनको हम जस्ट ए पीरियोडिक भी कहते हैं, जस्ट ए पीरियोडिक। अगर ये क्विकली आता है, पढ़ाते समय भी हमने कहा था ये केस, इसके ऑप्शन तो 4 लिखे हैं। अनडैम्प्ड केस है, अनडैम्प्ड का मतलब फ्री, अनडैम्प्ड कहिए या फ्री ऑसिलेशंस, दोनों को एक ही मान के चलना है, जो कि नहीं है। अंडर डैम्प्ड केस
ऑसिलेशन अगर मेंटेन नहीं है तो वो अंडर डैम्प्ड केस नहीं है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम अंडर डैम्प्ड केस है। लेकिन जिसमें ऑसिलेशन मेंटेन नहीं होते और क्विकली आता है वो क्रिटिकली डैम्प्ड केस होता है, ओवर डैम्प्ड भी नहीं होता। तो इसका आंसर, जब कोई ऑसिलेटर इस प्रकार से ऑसिलेशंस मेंटेन करता है, ऑसिलेशंस उसमें होते ही नहीं है, मीन पोजीशन से की तरफ आता है, क्विकली आता है, ऑसिलेशंस नहीं होते, वो क्विकली डैम्प्ड केस, क्विकली लौटता है तो क्रिटिकली डैम्प्ड केस होता है। इस तरीके से आप क्रिटिकली डैम्प्ड केस इसका डैम्प्ड ऑसिलेटर के रूप में ऑप्शन चूज करेंगे। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अगर हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को इस प्रकार से करते हैं कि मीन पोजीशन पे लौटते समय वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ बहुत धीमे से, क्वाइट स्लोली रिटर्न करता है विदाउट परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस, देन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ओवर डैम्प्ड केस। मैंने बताया कि मुश्किल से वापस लौटे तो ओवर डैम्प्ड यानी के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट वाला केस होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप ओवर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। फिर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने एक क्वेश्चन बना दिया था क्रिटिकली डैम्प्ड पे, एक बना दिया ओवर डैम्प्ड पे, और जो चौथा है जिसमें ऑसिलेशंस मेंटेन होते हैं सिंपल कंपाउंड पेंडुलम की तरह मीन पोजीशन की तरफ आते हुए, तो ये केस जो है अंडर डैम्प्ड केस टिक करेंगे आप। तो हमने 3 क्वेश्चंस 3 कंडीशंस पे आपके सामने रखे, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके माइंड में रहेगा। इससे रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आसानी से उसका सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। हमने अब एग्जाम्पल्स पे संबंधित क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड और जस्ट ए पीरियोडिक केस हार्मोनिक ऑसिलेटर इज या आर। अगर एक इसमें एग्जाम्पल है तो इज एप्लीकेबल है, अगर 2 एग्जाम्पल्स हैं तो आर एप्लीकेबल है। हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, क्रिटिकली डैम्प्ड का हमें ढूंढना है, डेड बीट या ए पीरियोडिक, ये ओवर डैम्प्ड केस का होता है। नाम ही से हमने पढ़ाते समय आपको बताया था, अगर आप डिटेल में उस वीडियो को देखेंगे या अपनी बुक में रीड करेंगे, दोनों में ही आपको ये एग्जाम्पल जो है क्रिटिकली डैम्प्ड का डेड बीट गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन विस्कस फ्लूइड, ये एग्जाम्पल आपका ओवर डैम्प्ड केस का है, इसका क्रिटिकली डैम्प्ड का ये भी नहीं है। तीसरा पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए लाइक गैल्वेनोमीटर्स, ये एक्चुअली यही क्रिटिकली डैम्प्ड केस का एग्जाम्पल है। इसको रट लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए कि जो पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जस्ट ए पीरियोडिक होते हैं, ये ऑप्शन सी उसका एग्जाम्पल है, यही आप करेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल इज पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गैल्वेनोमीटर। बोथ एंड भी, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप सी करेंगे, सी। आपने समझ लिया एग्जाम्पल के रूप में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम ओवर डैम्प्ड केस का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो ओवर डैम्प्ड में हमने जो एग्जाम्पल दिए थे, हमने आपको यूं करके मार्क किया था कि विस्कस फ्लूइड हमने विस्कस फ्लूइड में एग्जाम्पल्स किसी पेंडुलम के ऑसिलेशंस हैं, वो हमारा ओवर डैम्प्ड केस का होता है, उसी को टिक करना है। मैंने एक क्वेश्चन के बहाने 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिखा दिए हैं। फिर हमने अंडर डैम्प्ड केस का बताया था, तो अंडर डैम्प्ड केस में मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जाम्पल्स हैं सिंपल पेंडुलम,
सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इसके अलावा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और याद कर लीजिए। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को भी आप अंडरडैम्प्ड केस का एग्जाम्पल के रूप में लर्न कर लीजिए। अगर कहीं की ऑप्शन में ये वाले एग्जाम्पल नहीं लिखे अंडरडैम्प्ड वाले, तो अंडरडैम्प्ड केस में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को भी इंक्लूड कर लीजिए। हमने एग्जाम्पल 7 में और सारे ऑप्शंस पुराने वाले दिए हैं और लास्ट में हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जानबूझ के जोड़ा है ताकि इस ऑप्शन को आप सही कर सकें। हमने चीजें रिवाइज करी क्वेश्चंस के बहाने, आप समझ रहे होंगे, आप रिवाइज कर लीजिए। आपसे कभी भी एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। अब हम ने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अगर ये कंडीशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, डैम्प्ड केस में, डैम्प्ड के लिए, तो ऑप्शंस लिखे हैं कि अगर के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो ये केस किसका होगा? ये अंडरडैम्प्ड का होगा, अंडरडैम्प्ड केस कहलाएगा, या क्रिटिकली डैम्प्ड का होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड केस है, या फिर ओवर डैम्प्ड केस का है, ओवर डैम्प्ड केस है, डैम्प्ड केस है, या नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? के ग्रेटर देन। तो इसमें के जब ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है तो ये होता है ओवर डैम्प्ड केस। आप जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे, अगर के से संबंधित के, या कभी कभी पेपर में बी के रूप में भी आता है, क्योंकि जैसे उपाध्याय में जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उसको बी से डिनोट किया गया है, तो क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिए बी लिखा है या के लिखा है, दोनों को आप एक तरह से ट्रीट करेंगे। अब यही अगर ऑप्शन बने रहे और उसमें ये लिखा हो के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट की कंडीशन, तब आप ऑप्शन कौन सा करेंगे? क्रिटिकली डैम्प्ड केस को टिक लगाएंगे। टाइम बचाने के लिए वीडियो में टाइम बढ़ता है और आपको समझाना है, मैं इसी तरीके से समझा सकता हूँ। तो अब क्रिटिकली डैम्प्ड को आप टिक करेंगे, और अगर आपका ये लिखा होता कि लेस देन ओमेगा नॉट, माने नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन डैम्पिंग कांस्टेंट, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको आप कहते हो डैम्पिंग कांस्टेंट। ध्यान रखें, नोटेशन के साथ साथ उसका नाम भी पढ़ लें तो नोटेशन चेंज होने पे आपसे गलती नहीं होगी। डैम्पिंग कांस्टेंट इफ लेस देन ओमेगा नॉट, तो ये केस जो है अंडरडैम्प्ड केस होता है, तब ये टिक करेंगे। अब मैं कुछ हट के और दूसरी बात करने जा रहा हूं। आपने एग्जाम्पल्स देख लिए, कंडीशन देख ली, अब एक क्वेश्चन बेसिक और रह गया, उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ दी जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर
is given by हमने 4 ऑप्शन लिखे बी सी डी। हमने लिखा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये ध्यान रहे ये लीनियर डेल्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दूसरा लिखा हमने d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तीसरे में हमने लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए d2x अपॉन dt स्क्वायर 1 अपॉन 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और तीसरे में हमने लिख दिया चौथे में d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k dx अपॉन dt। बहुत माइन्यूट हमने अंतर किया है, ओमेगा नेट नॉट की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया है। तो आप ये जानते हो कि जो सही इक्वेशन है डेल्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो ये है, ना कि ये। वैसे ये तो गलत ही है, ये फ्री ऑसिलेशंस के लिए है। ये तो बिल्कुल 1/2 के गलत ही लिख दिया है। और इसमें हमने एक गलती की है, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा लिख दिया है, होना चाहिए था ओमेगा नॉट, इसलिए ये टर्म गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन 3 जो है गलत हो गए। सही डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, पहचानना है। फिर मैं याद दिला दूं, अगर एग्जामिनेशन पेपर में 2k की जगह 2b लिखा हुआ हो, बस ये ध्यान रहे कि ये k जो है डॉल्फिन कांस्टेंट है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हमने पढ़ाया था रिलैक्सेशन टाइम में, 1/τ या टाउ इक्वल टू 1/2k भी कहलाता है, जहां पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बदल के इस तरीके से भी हो सकती है, हम दे सकते हैं क्वेश्चन में। ये हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने 2τ लिख दिया, यहाँ पे 1/2τ लिख दिया, 1/τ लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने 1/τ लिख दिया। ध्यान रहे कि टाउ इक्वल टू 1/2k है, तो कभी भी आप सपोज करते हैं हमने 1/τ, इसमें भी हम लिखते हैं जानबूझ के, यहाँ 1/τ लिखते हैं, यहाँ पे 2τ लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है 1/2k dx बाई dt की जगह पे 1/τ लिखा हो, तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सही मानी जाएगी, ये ध्यान रखें। और यहां अगर 2 लगा हुआ है तो वो गलत होगी। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। आप इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित भी क्वेश्चन करने लगे हैं। एक क्वेश्चन हमने रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करने वाला भी आपके सामने रखा है। एक गामा वाला पहले लेते हैं, उसके बाद केक का लेते हैं। क्वेश्चन, इन डैम्पिंग वाली सिचुएशन में गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ये इतनी बात बिल्कुल सही लिखी है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रहे, गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। Which is the damping or resistive force? Which is damping, damping भी कहते हैं, ऑब्लिक रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। And called as number 1 damping constant, B में आप लिखिए damping coefficient,
सी में लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो गलती कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ही लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और डी में हमने लिख दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको हमने पढ़ाया ही है कि गामा एक्चुअली आता है F इक्वल टू माइनस गामा V। तो अगर V को हम 1 रखें तो F इक्वल टू गामा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज गामा होगा, वैसे माइनस गामा हो जाएगा। तो आप डिफाइन क्या करेंगे, V को हमने 1 किया है, ये डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स है, तो जो हमारा डैम्पिंग में गामा है क्या, डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। हमने उस समय शायद पढ़ाते में इतना स्ट्रेस करके नहीं बताया था। तो डैम्पिंग और रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, और इसका नाम होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। तब नहीं ध्यान दिया है तो आज ध्यान दीजिए, इसको पहचान लीजिए कि गामा जो है इसका नाम है डैम्पिंग कोफिशिएंट, लेकिन बेसिक उसका जो फिजिक्स छिपी हुई है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अब हम रिलैक्सेशन टाइम का एक क्वेश्चन टाउ से संबंधित बहुत ही ढंग से क्लियर कर दें। आपके जो जेसी उपाध्याय है उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ दिया नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम कांस्टेंट और इसको रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आपको क्लास में हमने रिलैक्सेशन टाइम के रूप में ज़्यादा स्ट्रेस किया है, टाइम कांस्टेंट के रूप में नहीं बोला। टाउ को अब दोनों नाम से इसको भी याद कर लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम और टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच, होता क्या है बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में। रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज द टाइम इन विच, कौन सा टाइम है रिलैक्सेशन टाइम जिसमें the amplitude of the oscillating particle, the amplitude of the oscillating particle falls to, ये हमने पढ़ाया आपको, falls to 1/e times of its initial value। दूसरे ऑप्शन में हम दी एम्पलीट्यूड की जगह पे हम लिख रहे हैं दी वेलोसिटी ऑफ दी ऑसिलेटिंग पार्टिकल फॉल्स टू 1/e of the initial value। तीसरे में मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी of the oscillating particle falls to 1/e of its initial value। और चौथे में हम लिख रहे हैं none of these। मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि हमने जो बेसिक डेफिनेशन F इक्वल टू माइनस गामा V से पढ़ी है, और इसका ही कर्व हम जब प्लॉट करते हैं टाइम और वेलोसिटी का, उसी में जो 1/e टाइम्स जहां पे ये घटता है वो टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम t इक्वल टू टाउ हो जाता है। ये टाइम e⁻⁻1 या 1/e जहां पे होता है, हम यहाँ पे 1/e की जगह पे e-1 भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है और 1/e भी लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है वेलोसिटी, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है
जिसमें जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे भी 0 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू की जितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 1/e टाइम्स, 1/e टाइम का मतलब है 1/3.628 होता है, लगभग 1/3 जो हो जाती है। यानी अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, 36 मीटर पर सेकेंड जितने टाइम में कम हो जाएगी उसकी घट के, वो जो टाइम होता है वो टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम होता है। मैं आपको कुछ बातें इसी क्वेश्चन के साथ और डिस्कस करना चाहूँगा। जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी कम होने का, वो फॉर्मूला दिया जाता है v = v0 e⁻t/τ। इसको आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसी में छिपा हुआ है कि जब हमारा t = τ हो जाता है तो इसी में v = v0 e⁻⁻τ/τ, यानी कि v = v0 e⁻⁻1। तो उस समय पे जो है ये रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कांस्टेंट के बराबर कहलाता है। मैंने इसमें वेलोसिटी भी रखी है, एम्पलीट्यूड भी रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी रखी है। मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख चुका हूं, अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड के लिए भी इसका फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है, a = a0 e⁻t/2τ होता है। तो इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम अगर हम t = τ अगर रख देंगे तो इस वाले में a0 e⁻⁻1/2 रह जाएगा, -1 नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना करिएगा। हो सकता है कुछ बुक्स में एम्पलीट्यूड को दे दें उसको, लेकिन आप गलत मान के चलिए, बुक्स में कई बार गलत लिखा रहता है, जो मतलब बिलो स्टैंडर्ड की बुक्स होती है। मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए जानते हैं कि आप ½ होता है, वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी को कभी कभी हम टी से भी डिनोट करते हैं या काइनेटिक एनर्जी को के से भी। तो इसकी भी इक्वेशन में लिख के बता रहा हूँ, k = k0 e⁻²t/τ होता है, इसमें दुगना लगता है। इसमें अगर हम रख देते हैं t को टाउ के बराबर तो उसमें 2 के बजाय जस्ट दुगना आता है। ये हमने इस क्वेश्चन को, रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करने के रूप में ये 3 बातें आपको बता दी हैं। वेलोसिटी और टाइम कांस्टेंट का रिलेशन था v = v0 e⁻t/τ, और एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला ये होता है t/2τ होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए 2t/τ होता है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप अपने कॉपी में जो समरी आप बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है। आपको जस्ट जो खास खास हाइलाइट्स हैं जो हम अभी बता रहे हैं उसकी आप समरी बना लीजिए और उसको दिमाग में समझते हुए बैठा लीजिए। अपने आप ही जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं उनको आप बहुत आसानी के साथ डील कर लेंगे। हमने रिलैक्सेशन टाइम को भी आपको अच्छे से समझा दिया है और उसकी बारीकी भी बता दी है। कुछ बुक्स में गलत सलत भी लिखा रहता है, मैं देख रहा था। तो वेलोसिटी से कनेक्ट करना है, एक्सीलरेशन से उल्टा हो जाता है, उसका आधा हो जाता है, वो रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, उसका आधा है, और जबकि काइनेटिक एनर्जी में उससे दुगना है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम से संबंधित एक क्वेश्चन और हो सकता है। आपने ये देखा कि हमारा जो LR सर्किट होता है या LC सर्किट होता है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो चार्ज में बनती है, ड्यू टू q/dt² प्लस 2k dq/dt प्लस ω02 q = 0। अब इसमें जो है
उसके बेसिक से हम लेके आएंगे। इसको आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम और सारी चीज़ें बताने लगेंगे। एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंगुलर एसएचएम के लिए, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशंस होती हैं डिफरेंशियल, उनको भी मैं लिखना चाहूँगा। d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये होती है अनडेम्प्ड, अनडेम्प्ड केस के लिए केस, या इसी को फ्री ऑसिलेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑसिलेशंस। जबकि d2x ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बजाय, सॉरी, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक एंगुलर के लिए होगी ये d2 थीटा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हमारा दूसरा जो है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k d थीटा बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की होगी, ये ध्यान रहे। और अगर यही d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k dx बाई dt, हालांकि वो चैप्टर आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सामने आ गई हैं, इक्वल टू एफ नॉट साइन dt हो, तो ये जो होती है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। चूंकि एंगुलर हम लिख रहे हैं, और अगर एंगुलर नहीं है तो उसमें थीटा की जगह, सब की जगह लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्स आप यूज करते रहें और करते हैं। मैं और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। तो अगर हम रिलैक्सेशन टाइम का एक दूसरा डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस रिलैक्सेशन टाइम, टाउ की डेफिनेशन से संबंधित ऑप्शन बदल दे रहा हूं। टाउ के लिए इज वन इन विच A, B, C, D करेंट, हमने एम्पलीट्यूड की जगह करेंट लिख दिया। करेंट इन LR सर्किट, LR सर्किट फॉल्स LR सर्किट, LC सर्किट भी ले सकते हो, फॉल्स टू 1 अपॉन eth और इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आप इसको ही आंसर करेंगे, और बचे हुए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। जहां पे आप लेते थे वेलोसिटी, उसकी जगह पे आप करंट लेंगे। अगर आपने यहाँ पे चार्ज ले लिया तो गलत हो जाएगा, चार्ज इन एल आ सकते, क्योंकि देखिए आप वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, dx बाई dt, और आई को क्या कहते हो, dq बाई dt। तो जो स्थान वेलोसिटी का होता है मैकेनिक्स में, वही इलेक्ट्रिसिटी में करंट का होता है। करंट इज सिमिलर टू वेलोसिटी इन मैकेनिक्स। तो अब करंट, अगर इसमें चार्ज लिखा होता है ये LR LC सर्किट में, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। भले ही आप जानते हो कि LR LC सर्किट में हम इक्वेशन d2q अपॉन dt स्क्वायर लिखते हैं। तो आप चार्ज में कंफ्यूज ना हो। आप रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी को यूज करते हो मैकेनिक्स में,
प्योरली मैकेनिक्स में फिजिकली पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस के केस में वेलोसिटी का स्थान करंट ले लेती है। यह हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से हमने टाइम कांस्टेंट से रिलेशन क्वेश्चन भी बताए हैं और उससे भी बताए हैं। एक क्वेश्चन और मैं सामने रख रहा हूं क्वालिटी फैक्टर से संबंधित। वैसे तो एक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है, वो अपने आप कर लीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोगों के लिए दिक्कत होती है, आप रिवाइज कर लीजिए। बाद में हम मिक्स्ड जो प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें कुछ आइडियाज अगर रह जाएंगे तो उसको मैं कुछ करूँगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ड्यू टू डैम्पिंग द पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर। अब आप पहचानिए A, B, C, D, चार कर रहे हैं, चार ऑप्शन दे रहे हैं। रिमेन्स द सेम। दूसरा हमने स्लाइटली डिक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीजेस। हमने लिख लिया फर्स्ट स्लाइटली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। आप ये जानते हो कि ऑसिलेशन जो होते रहते हैं वो अंडर डैम्प केस में होते हैं। किस में होते हैं? अंडर डैम्प केस में। और आप ये जानते हो उसमें k इज लेस देन ओमेगा नॉट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है वो अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अगर डैम्पिंग 0 हो गई तो ओमेगा इफ k इक्वल टू 0, ये आइडियल केस होती है, k इक्वल टू 0 देन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा। लेकिन k कभी 0 नहीं होती है, जब k की वैल्यू कम होती है तो हमेशा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट होती है। अब ओमेगा होता है 2π/T। ओमेगा अगर कम हो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ओमेगा कम होता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो सही आंसर है स्लाइटली इंक्रीजेस। जो बढ़ेगा या घटेगा ये तो ऑप्शन बेकार है कि पहले बढ़ा फिर घटा, मीनिंगलेस है। और सेम तो रहता ही नहीं है। जब हमारा डैम्पिंग नहीं होगी तो सेम, डैम्पिंग नहीं होगी तभी सेम हो सकता है, लेकिन डैम्पिंग हो रही है तो सेम नहीं रह पाएगा, घटेगा तो है ही नहीं। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी लिखी होती पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी होती तो उस केस में जो आंसर होता तब आंसर ये नहीं होता, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf भी होता है। अगर ओमेगा डैम्पिंग से घटती है, डिक्रीजेस है, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी। तो उस केस में स्लाइटली डिक्रीजेस आंसर होता है। क्या होता है? स्लाइटली डिक्रीजेस। मैंने एक साथ दो बातें ये भी बताने की कोशिश करी। एम्पलीट्यूड कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है, एनर्जी भी कम हो जाती है। ये ध्यान रखें। ड्यू टू डैम्पिंग, ये बेसिक है, मैं डिस्कस ही कर लेता हूं, ध्यान में आ गया। ड्यू टू डैम्पिंग the following decreases। क्या क्या घटता है? मेंटेन रहते हैं ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड घटता है,
कर्व वगैरह हमने बताए हैं ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे घटता है एक्सपोनेंशियली। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी भी घटती है। अब चूंकि वेलोसिटी भी कम होती है, अब वेलोसिटी कम हो रही है तो एनर्जी में भी डेसिपेशन होता है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। बढ़ता क्या है? ड्यू टू डैम्पिंग। डिक्रीजेस की जगह अगर हम इंक्रीजेस लिखें, इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज होता है टाइम। ये बेसिक आप जब वीडियो देखें तो उनको नोट कर लें, क्योंकि किताबों में इतने क्लैरिटी के साथ ढूंढने में आपको वक्त लगेगा। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज होती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर उसका रिलेशन क्या होता है उसको ऑब्जेक्टिव के बहाने आप जान लें। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। The relation between quality factor Q and relaxation time is given by A में है Q इक्वल टू ओमेगा अपॉन टाउ, B में हमने दे दिया Q इक्वल टू टाउ अपॉन ओमेगा, C में दे दिया ओमेगा टाउ, D में दे दिया Q इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा टाउ। आपको पढ़ाया है, बुक में भी आप देख सकते हो, सी आंसर से। अब अगर यही क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कभी, अगर यही क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम की जगह पे डैम्पिंग कांस्टेंट के बीच में रिलेशन कह दिया जाए, डैम्पिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय, तो आप जानते हो कि टाउ इक्वल टू होता है 1/2 के। तो अब जहां जहां टाउ लिखा है हमने यहाँ 2 के लिख दिया, हमने भी लिख दिया, यहाँ भी 2 के की जगह पे हमने 1/2 के अपॉन 2 के, यहाँ भी हमने 2 के लिख दिया। तो ये तो 2 ही हो गए हैं, तो ये 1/2 के ओमेगा लिख दिया, 1/2 के ओमेगा। तो आप जो सही आंसर था वही बना रहेगा, हमने टाउ की जगह 1/2 के कर दिया, तो ओमेगा अपॉन 2 के भी अगर के और क्यू के बीच में रिलेशन है तो ये होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं समझता हूं एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, बस उसी को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ उसके बाद भी बच जाएगा, तो हम मिक्स्ड जब प्रॉब्लम्स लेंगे आगे, हम पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक वीडियो डालेंगे और उसके बाद फिर हम वेव मोशन पे डालेंगे। क्वेश्चन एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन, और इसका नाम है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, रेट का मतलब पावर, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम पावर कहलाती है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। इज गिवन बाय, इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ए हमने कहा ई टाउ, P इक्वल टू ई टाउ,
बी में लिखा P इक्वल टू E अपॉन टाउ, सी में लिख दिया P इक्वल टू टाउ अपॉन E, डी में नन ऑफ दी। तो आपने तो पढ़ ही रखा है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने को कुछ है ही नहीं। P इक्वल टू E अपॉन टाउ, इसको आप बुक में देख लेंगे या मेरे पढ़ाते हुए भी देख सकते हैं। तो बुक में, हर बुक में लिखा हुआ है कि एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला E अपॉन टाउ होता है। हाँ, ये है कि डिफरेंट वे में भी हो सकता है, क्योंकि 1 अपॉन टाउ इक्वल टू 2K होता है, तो 2K E भी होता है। यानी कि अगर हम दूसरे ऑप्शन बना देते ABCD के टर्म में, तो उसमें से आपको छांटना पड़ता। यानी P इक्वल टू हम लिख देते थे E अपॉन 2K, फिर 2K अपॉन E लिख देते, 2K E लिख देते, और नन ऑफ दीज लिख देते, नन ऑफ दीज। तो ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको 2K E वाला ऑप्शन सही करना होता है। मैं समझता हूँ कि इतना एक वीडियो लेक्चर में बताना काफ़ी है। बेस्ट विशेस विद यू, थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।